हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है 3√2 है, तो 3√2 क्या है, 3√2, √2 मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो 3 में √2 गुना है, इसलिए ये भी मेरा अपरिमेय संख्या होगा, इसका होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन अभाज्य है। अभाज्य कौन है, तो अभाज्य उसको बोलते हैं जिसमें एक से भाग लगे और अपने आप से भाग लगे, खुद से भाग लगे और किसी और संख्या से भाग नहीं लगे। तो देखते हैं 28 मेरा नहीं होगा, इसमें 1 से लग रहा है, 28 से लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, 7 से भी लग रहा है, 14 से भी लग रहा है, 69 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 13 3 से लग जाएगा, और 63 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 से लग जाएगा, लेकिन 71 मेरा होगा अभाज्य संख्या। इसमें सिर्फ 1 से लगेगा और 71 से ही लगेगा, बाकी वह और किसी नंबर से इसमें डिवाइड नहीं होगा। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है, तो इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन 25 का वर्गमूल मेरा 5 निकल जाएगा, इसलिए जो है ये मेरा ऑप्शन सी हुआ परिमेय संख्या यानी अपरिमेय नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत और अशांत चेक करने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जिसका हर 2n × 5m के रूप में आ जाएगा वो संख्या मेरा होगा शांत, और जिसका हर 2n × 5m के रूप में नहीं आएगा वो होगा अशांत। तो हम लोग चेक करते हैं 15 को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें आएगा 2 3 × 5, 5 तो आया लेकिन 3 भी आ गया, लेकिन 3 इसमें नहीं है, 3 नहीं आना चाहिए, इसलिए मेरा शांत नहीं है, वो शांत हुआ। जब 160 को तोड़ेंगे, 160 को हम इस तरह तोड़ेंगे 16 × 10, और जब 10 को फिर तोड़ेंगे तो 10 को तोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 × 5, तो इसमें तो 2 आएगा 16 में, 2 × 2 × 2 × 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर 5 है। देखो यहाँ पर 16 को भी तोड़ो, 2 × 2 × 2 × 2, तो 16 को हम सब तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 10 को हम सब तोड़ सकते हैं 2 × 5। तो देखो सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, तो इसमें देखो सिर्फ 2 और 5 आया है, इसलिए ये मेरा क्या होगा, शांत संख्या होगा। 2 और 5 के अलावा हर को जब तोड़ेंगे तो हर में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आएगा तो वो शांत नहीं होगा। इसमें देखें सिर्फ 2 और 5 आया था, इसलिए ये मेरा होगा शांत। जब इसको तोड़ेंगे तो इसमें मेरा 3 भी आ जाएगा, इसलिए वो शांत होगा। जब इसको तोड़ेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 और 5 आएगा, 5 तो आ गया लेकिन उसके साथ 7 आ गया, 7 नहीं आना चाहिए, तो ये मेरा होगा वो शांत, मेरा होगा ऑप्शन नंबर 20 सही। यहाँ पर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है यहाँ पर होना चाहिए अल्फा और यहाँ पर होगा बीटा छुटा हुआ, यहाँ पर होगा प्लस बी। तो हम लोग का पूछ रहा है, देखो यहाँ दिया गया है कि x² + x² + x - 2 के शून्यक है 1/α बीटा क्या है, इसका शून्यक है। तो हम लोग को पूछ रहा है 1/α + 1/β का मान निकालने। तो हम लोग इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले हम भिन्न का जोड़ करेंगे, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं कि अल्फा + बीटा = -b/a होता है और अल्फा × बीटा = c/a होता है। तो हम जब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो हम लोग का ऊपर में आएगा अल्फा + बीटा और नीचे में आएगा अल्फा × बीटा, तो उसका मान रख देंगे। चलो इसको भिन्न का जोड़ करते हैं। जब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो अल्फा × बीटा बराबर होगा अल्फा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा बराबर अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा डिवाइड करेंगे बचेगा मेरा बीटा, बीटा से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा मेरा बीटा और प्लस का प्लस, फिर बीटा से इसमें भाग देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा मेरा अल्फा, अल्फा से जब 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा अल्फा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर आ गया अल्फा + बीटा और नीचे आया अल्फा × बीटा। हम लोग जानते हैं अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a है। अगर हम अल्फा + बीटा का मान निकालेंगे तो -b/a होता है। तो यहाँ पर माइनस का -2, बी मेरा देखो क्या है, जब x² के साथ जो गुना होता है उसको a बोलते हैं, x के साथ जो गुना होता है उसको b बोलते हैं, और जो लास्ट में बाकी बचता है उसको बोलते हैं c। तो यहाँ b मेरा क्या है, x के साथ क्या गुना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो b मेरा 1 है। फिर a क्या है, x के साथ क्या गुना है, x के साथ कुछ नहीं तो 1 गुना है, तो 1। इस प्रकार अल्फा + बीटा बराबर मेरा होगा -1, 1 से 1 में डिवाइड करेंगे -1। अल्फा + बीटा का मान तो पता चल गया, अब हमको अल्फा × बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा × बीटा बराबर होता है, आप लोग जानते हैं कि अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। तो c मेरा क्या है, c मेरा -2 है, तो -2 लिखो। फिर a मेरा क्या है, ये बताए थे कि जो इसमें गुना रहेगा 1 कराएगा तो इसमें 1 गुना है तो 1 2। इस प्रकार हम देख रहे हैं अल्फा × बीटा बराबर मेरा आ गया है -2। अब इसमें मान रख देते हैं तो क्या होगा, अल्फा + बीटा मान आया मेरा -1 और अल्फा × बीटा मान आया मेरा -2, और ये माइनस कट जाएगा तो मेरा बचेगा 1/2। तो इसका आंसर होगा 6 का
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया गया, तो चलो आप लोग को अगर दिया होगा तो कमेंट में भेज दीजिएगा, हम उसको बना भेज देंगे। लेकिन यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भुज बताएं। तो याद रखना है दोस्त, जो मेरा x होता है वो कहलाता है भुज, और जो मेरा y होता है वो कहलाता है कोटि। तो ध्यान देना है, x मेरा आगे होता है और y मेरा पीछे होता है, यानी ये मेरा कहलाएगा भुज, ये मेरा जो है ये कहलाएगा भुज, और ये जो है ये कहलाएगा कोटि। तो यहाँ पर भुज आगे कौन है, 6 है, तो 6 हुआ मेरा भुज। भुज पूछ रहा है तो ये मेरा ऑप्शन होगा ए। अगर कोटि पूछता तो ऑप्शन होता मेरा -5। और ये भी बता दो आप लोग दोस्त कि ये कौन सा चतुर्थांश में है, तो ये जो है मेरा ये होगा, इसमें देखो आगे ये जो मेरा होगा ये होगा मेरा चतुर्थ पाद में, चतुर्थ पाद में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें चतुर्थ पाद में x प्लस होता है, तो x प्लस है और y यहाँ पर माइनस है, चतुर्थ पाद में होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि बिंदु 2, 3 स्थित है। तो बिंदु 2, 3 का अगर बात करें, 2 और 3 का बात करें, तो 2 भी मेरा पॉजिटिव है और 3 भी मेरा पॉजिटिव है। तो प्लस प्लस हम लोग जानते हैं कि प्लस प्लस आता है कौन सा चतुर्थांश में, प्लस प्लस आता है मेरा प्रथम पाद में, प्रथम चतुर्थांश में। तो यहाँ पर होगा प्रथम पाद, 9 का होगा प्रथम पाद। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो नेक्स्ट मेरा है x का मान a दिया है और y का मान b दिया हुआ है। तो समीकरण x - y बराबर 2 है, तो x + y बराबर 4 है। तो a और b का मान पूछ रहा है। तो यहाँ दोस्त इससे जो आप लोग घबराना नहीं है, यहाँ x और y का ही मान निकालना है। सिर्फ यहाँ दे दिया x बराबर a और y बराबर b, इससे घबराना नहीं है, वही x और y का मान निकालना है। तो आप लोग लुप्तीकरण विधि तो जानते होंगे, लुप्तीकरण विधि यहाँ लगा देंगे। तो x - y बराबर 2 और x + y बराबर 4। लुप्तीकरण विधि लगाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं कि लुप्तीकरण यहाँ एक माइनस में है प्लस में, तो हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ देंगे क्या, माइनस एक प्लस रहने पर जोड़ना है, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और x कितना हो जाएगा 2x, और 4 और 2 कितना होगा 6। तो x बराबर कितना होगा मेरा 6/2, और काटेंगे तो मेरा आएगा 3। तो मेरा x बराबर आ रहा है 3। जब x बराबर 3 आ रहा है तो यहाँ पर हम 3 रख देते हैं। 3 में से कितना माइनस करेंगे 2 आ जाता है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो y का मान मेरा 1 होगा। तो 3 1 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ देख लो। जब x मेरा 3 आ रहा है तो y का वैल्यू कितना रखे कि 4 हो जाए, तो 1 रखना पड़ेगा। तो इस तरह मेरा आंसर होगा सही 10 का C। दोस्त आप लोग को मॉडल सेट मानना बहुत ज़रूरी है। मॉडल सेट अभी समय में आप लोग को मॉडल सेट और रिविजन ही काम देगा, ठीक है ना। अभी जितना भी मॉडल सेट आप बनाइएगा या क्वेश्चन बैंक बनाइएगा उतना काम देगा। तो आप लोग को मॉडल सेट जरूर बनाइए, क्योंकि अभी पढ़ने का टाइम नहीं रहा। आप सिर्फ मॉडल सेट बनाइए, क्वेश्चन बैंक पढ़िए। आप लोगों को कमेंट कीजिए क्वेश्चन बैंक का भी वीडियो बना, क्वेश्चन बैंक में जितना सारा क्वेश्चन है सबका वीडियो बना देने, तो हम बना देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है क्या, 11 नंबर बोल रहा है समीकरण इतना के मूल की प्रकृति बताएं। तो मूल का प्रकृति के लिए आप लोग जानते हैं कि मूल का प्रकृति क्या होता है। यदि d बड़ा होता है 0 से, तो मूल का प्रकृति जो होता है वो होता है वास्तविक तथा असमान। अगर d छोटा बराबर होता है 0 के, अगर d बराबर होता है 0 के, तो मूल का प्रकृति होता है वास्तविक तथा समान। अगर d यानी विवेचक छोटा होता है 0 से, तो मूल का प्राकृतिक होता है काल्पनिक, या उसको बोलते हैं अवास्तविक, या उसको बोलते हैं आभासी। काल्पनिक तथा वो समान होता है। फिर हम बोलते हैं, आप लोग लिख लेना, अगर d बड़ा हो 0 से, तो मूल की प्रकृति वास्तविक तथा असमान। अगर d बराबर हो 0 को, तो मूल की प्रकृति वास्तविक तथा समान, क्योंकि यहाँ समान है इसलिए समान। अगर d छोटा हो 0 से, तो मूल की प्रकृति अवास्तविक यानी काल्पनिक तथा ओ समान होगा। तो चलो हम चेक करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि d निकालेंगे तो इसका प्रकृति हम बता सकते हैं। d बराबर मेरा होता है दोस्त b² - 4ac। अगर अब मान बैठा दो तो b मेरा क्या होगा, तो जो x के साथ है गुना वो b होगा। तो x के साथ क्या गुना है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस का माइनस, 4 का 4, a मेरा क्या होगा, x स्क्वायर के साथ जो गुना होता है उसको बोलते हैं a। तो x स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या गुना है, कुछ नहीं है, तो 1 है 1, और फिर c मेरा क्या है 4 है, लास्ट वाला c कहलाता है 4 है। तो 4 और 416, और जब माइनस करेंगे दोस्त मेरा आएगा -12। कितना आएगा -12, और -12 0 से छोटा है, तो d मेरा छोटा हो गया 0 से, यानी d छोटा हो गया। इसलिए इसका जो प्रकृति होगा वो होगा आभासी यानी काल्पनिक तथा असमान। तो काल्पनिक नहीं दिया गया है, काल्पनिक का मतलब ही होता है अवास्तविक, तो अवास्तविक दिया गया है। अगर अवास्तविक साथ यहाँ पर असमान भी रहता फिर भी ये सही होता। नेक्स्ट देखते हैं।
बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी पूछ रहा है कि बिंदु 4 - 1 तथा इतना इतना के बीच की दूरी बताएं। तो हम दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र होता है दोस्त x1 - x2 के होल स्क्वायर रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो आप लोग अब बैठा दें, आगे वाला होता है x और पीछे वाला होता है y। तो ये x ये y, ये x ये y, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन। तो ये मेरा होगा x, ये होगा y, ये x ये y, लेकिन इसको बोलेंगे x1 तो इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y1 तो इसको बोलेंगे y2। तो चलो x1 मेरा कितना होगा 4, 4 2 माइनस x2 मेरा कितना होगा 2 दिए और दोनों का स्क्वायर तो स्क्वायर किए प्लस y1 कितना होगा पीछे वाला -1 2 फिर माइनस का -2 फिर y2 कितना है 3 2 स्क्वायर का स्क्वायर। और जब इसको हल करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। और यहाँ पर -1 और -3 जुट जाएगा तो -4 होगा। -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो मेरा होगा -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 16 आएगा और 16 और 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। जब 20 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों आएगा 2√5। तो इसमें 2√5 कहाँ है, ये डी नंबर है, डी मेरा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा है 13 नंबर। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु इतना इतना का दूरी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की जब बात करते हैं तो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु इतना की दूरी है। ये क्वेश्चन समझना है दोस्त। इसमें आप लोग को 2 फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक लगाना पड़ेगा मध्य बिंदु वाला और दूसरा लगाना पड़ेगा आप लोग को दूरी सूत्र। तो बोल रहा है बिंदु इतना इतना, चलो एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं और एक बिंदु हम यहाँ लेते हैं। पहला बिंदु बोल रहा है बिंदु 4 10 यानी 4 और 10 और दूसरा बोल रहा है बिंदु 2 2, ये हम 2 और 2 लिए हैं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, चलो ये मध्य बिंदु लिए हैं से बिंदु इतना की दूरी, यानी जो मध्य बिंदु निकालेंगे इससे इस बिंदु की दूरी क्या होगा। तो मेरे बिंदु का फार्मूला लगा के हम ये निकालते हैं, फिर दूरी सूत्र लगा के इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है। चलो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2। तो चलो x1 आगे वाला x पीछे वाला y, ठीक है ना। तो ये मेरा x1 बोलेंगे तो ये बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y1 तो इसको बोलेंगे y2। तो चलो निकालते हैं तो क्या होगा 4 और 2 6 और 6 में जब हम 2 से भाग देंगे तो मेरा आएगा 3। फिर उसी प्रकार 10 और 2 12, 10 2 12 और जब उसमें हम 2 से भाग देंगे तो आएगा मेरा 6। तो ये बिंदु हो गया मेरा 3 6 और दूरी पूछ रहा है 0 2 से। मान लो यहाँ पर एक बिंदु है जो है जिसका निर्देशांक है 0 2 है, इसके बीच की दूरी बताना तो दूरी सूत्र आप लगा दो। तो दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं दोस्त क्या होता है x1 - x2 3 - 0 यानी 3 का होल स्क्वायर, y1 - y2 6 में से 2 जाएगा 4 का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा आएगा 9 और जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा आएगा 16 और इसका ऐड करेंगे इसको तो मेरा होगा 25 और 25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो मेरा होगा 5। तो इसका आंसर होगा 5 इकाई। अगला देखते हैं, इतना इतना त्रिभुज के निर्देशांक दिया हुआ है इतना इतना और इतना। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक पूछ रहा है। तो दोस्त केंद्रक का निर्देशांक आप लोग जानते हैं, केंद्रक का जो निर्देशांक होता है वो बता देते हैं। केंद्रक का निर्देशांक होता है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज का जो केंद्रक का निर्देशांक होता है दोस्त वो होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 और y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। ये होता है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो जोड़ दो x1 और x2 और x3 मेरा कितना है x1 2 x2 0 और x3 4। तो 2 और 0 2 और 2 में जब 4 जोड़ेंगे तो मेरा होगा 6। तो 6 और 3 का 3, फिर y1 y2 y3 जोड़ते हैं तो y1 मेरा है 4 y2 है 6 तो 4 और 6 10 और y3 है मेरा -1। तो 10 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ होगा 9/3 और इसको काटेंगे आएगा 3 और इसको जब ये काटेंगे तो आएगा 2 और इसको जब डिवाइड करेंगे आएगा 3। तो मेरा आंसर हुआ 2 3। तो केंद्रक का निर्देशांक होगा मेरा दोस्त 2 3। नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु इतना इतना संरेख है दोस्त। जब संरेख होता है तो हम लोग जानते हैं कि संरेख होता है तो संरेख बिंदु का त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो यहाँ लगाना हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम लगाएंगे तो मेरा आ जाएगा ए और बी में संबंध। तो जो ए बी में संबंध फॉलो करेगा उसको हम टिक लगा देंगे। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें बैठा देंगे और ये संरेख है, संरेख होता है त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होगा 0, तो त्रिभुज क्षेत्रफल मेरा हो जाएगा 0। इसको ऐड करना कैसे दोस्त हम बता देते हैं, थोड़ा ये हार्ड होता है। तो देखो x1 x2 x3, अब यहाँ जब x1 से शुरू हुआ तो y को हम 2 से शुरू करेंगे तो y2 माइनस y3, फिर यहाँ y3 तो फिर भी y3 तो y3 माइनस y1, यहाँ y1 तो यहाँ भी y1 माइनस y2। इस तरह याद करना है दोस्त, ठीक है ना। अब चलो मान बैठाते हैं हाफ का हाफ x1 मेरा कितना होगा 1 दिए, y2 माइनस y3 मेरा ये हुआ और y2 मेरा ये हुआ और y3 मेरा ये हुआ। तो 0 में से जब b घटाएंगे तो बचेगा मेरा माइनस b लिखें प्लस x2 मेरा क्या होगा, जब ये x1 तो ये मेरा x2 0 होगा तो 0 लिखें। फिर y3 माइनस y1 तो y3 मेरा ये होगा और y1 मेरा ये होगा, तो b में से 2 हटाएंगे तो मेरा होगा b माइनस 2। फिर प्लस x3 मेरा कौन है x1 ये, x2 ये, x3 मेरा a है। फिर y1 माइनस y2 ये मेरा y1 तो ये y2, तो 2 में से 0 हटाएंगे तो बचेगा मेरा 2 और बराबर 0, क्योंकि संरेख है, संरेख में त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 0। अब इसको हल करेंगे तो दोस्त क्या होगा, हाफ के हाफ, ऐसे ध्यान दो, ये 2 को जब इधर भेजेंगे बराबर के पास तो गुना होगा, और जब 2 में गुना होगा 0 में जब गुना होगा तो ये 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 खत्म हो जाएगा। 1 गुना माइनस बी और 0 जब इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और a गुना 2 मेरा होगा 2a बराबर 0। अब b को ये पार भेज दो तो 2a बराबर हो रहा है b। देखो ये कहाँ फॉलो कर रहा है, ये है यहाँ पर 2a बराबर b, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा c सही होगा, 2a बराबर b। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, ये थोड़ा क्वेश्चन में दम था, ये देखते हैं नेक्स्ट मेरा है 2 समान कोणिक त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। ये कथन किसका है, तो ये थ्योरम पर मैं वाले पढ़े होंगे कि तीसरे भुजा समांतर कोई रेखा खींची जाए तो उनका जो संगत भुजा होता है वह समानुपाती होता है। तो वही बोला, जो समान कोणिक त्रिभुज में, जो समान कोणिक त्रिभुज है यानी समरूप त्रिभुज में जिनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव होता है वो समान होता है। यह कथन किसने देती है, यह कथन जो है थ्योरम दिया दोस्त। कौन दिया, थ्योरम नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा का सम्मुख कोण का मान है। यह है दोस्त, बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा का सम्मुख कोण का मान होता है। यह है मेरा दोस्त पाइथागोरस का विलोम। और पाइथागोरस में क्या होता है, यह दिया हुआ है कि जो बड़ी भुजा है वो क्या होगा, कर्ण होगा, और कर्ण का वर्ग जो है लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर होता है, तो वही पाइथागोरस का विलोम है। तो जो यहाँ पूछ रहा है कि भुजा के तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर तीसरी भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, बड़ी भुजा यानी कर्ण के सामने वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री। इसका आंसर होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। क्या है दोस्त, समरूप है। और उसमें बोल रहा है BC बराबर 3 EF बराबर 4 तो सेंटीमीटर है। तो यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज DEF का सूत्र बताएं। तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्त कि जब 2 त्रिभुज ABC समरूप दिया हुआ है, त्रिभुज ABC समरूप दिया हुआ है, त्रिभुज DEF, आप लोग पढ़े होंगे कि जब 2 त्रिभुज समरूप होता है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। AB का संगत D, BC का संगत EF और एक तो बचता है AC का संगत होगा DF। संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो लगा दो यही फार्मूला। यहाँ दिया हुआ है BC, तो BC जहाँ पर BC लिखो 3 और फिर दिया हुआ EF के जहाँ पर EF लिखे 3 और 4 लिख दिए। उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर के बराबर होता है, तो स्क्वायर करेंगे बराबर होगा इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखो दोस्त दिया हुआ है 54, तो यहाँ लिखेंगे 54 बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, निकालना है तो त्रिभुज DEF बराबर लिख दिए। अब इसको जो हल करेंगे 54 का 54 और त्रिभुज DEF का DEF और 3 तिहाई 9 और 416, और जब इसका निकालेंगे तो ये DEF इधर जाएगा तो इस और 16 इधर जाएगा तो हो जाएगा मेरा 54 × 16 और 9 इधर जब इधर आएगा तो इधर हो जाएगा 9 और DF इधर जाएगा तो मेरा त्रिभुज DEF। और इसको काटेंगे तो 9 छोक 54 तो 16 छोक
96। तो मेरा त्रिभुज डी एफ का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा दोस्त मेरा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मेरा यहाँ बी सी और एफ दिया हुआ था भुजा तो बी सी एफ लगाएं। अगर मेरा ये भुजा दिया हुआ था ए बी डी है तो ए बी डी लगाते हैं। अगर मेरा ए सी एफ डी एफ रहता तो ए सी डी एफ लगाते हैं। ठीक है ना दोस्त। अब देखते हैं नेक्स्ट। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो दोस्त जब अंदर का बात करेगा वृत्त के अंदर, अगर वृत्त के अंदर बिंदु हो तो स्पर्श रेखा एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। जब वृत्त के अंदर बिंदु हो तो वृत्त के जब अंदर बिंदु होगा तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। और स्पर्श रेखा का मतलब दोस्त होता है कि वृत्त को वैसा रेखा जो वृत्त के एक बिंदु पर टच करे, लेकिन जब अंदर है तो उसको एक बिंदु पर टच करना चाहेगा तो टच नहीं करेगा, वो क्या होगा, वो वृत्त को चीर कर निकल जाएगा। तो वृत्त के अंदर रहेगा तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है, 0। अगर वृत्त के बाहर है तो वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर डायरेक्ट बोलेगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श, बिंदु नहीं दिया रहेगा, सिर्फ बोलेगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो उसका आंसर होगा अनंत। बिंदु नहीं दिया हुआ है, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जिधर मन उधर खींचते रहो, क्योंकि अनंत बिंदु मिलकर स्पर्श रेखा बनती है। जब बिंदु नहीं दिया रहेगा, सिर्फ बोलेगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो होगा अनंत। और जब एक बिंदु दिया रहेगा, एक बाह्य बिंदु दिया रहेगा, अब बोलेगा उससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो होगा 2। और अगर एक बिंदु अंदर दे देगा और उससे पूछेगा वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो होगा 0। ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा दोस्त त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा डी यहाँ पर बराबर होगा, त्रिभुज ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप होगा। तो आप लोग को बताना है कब समरूप होगा, जब कौन कौन बराबर होगा तो समरूप होगा। तो ध्यान देना है दोस्त, यहाँ अगर हम त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं ए बी सी, और अगर त्रिभुज हम डी ई एफ बनाते हैं डी ई एफ, और दिया हुआ है ए बी बटा डी ई फिर बी सी बटा ई एफ, तो ध्यान दो। तो ये हो गया ए एस, ये मेरा एस है, एस समरूपता हुआ। फिर ये मेरा एस है, तो ये दिया हुआ 2 भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी एस एस तो दिया हुआ है। लेकिन दोस्त ध्यान देना है कि कौन कौन सा बराबर होगा तो ये समरूप होगा। तो भुजा के अंतर्गत कोण, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात दिया हुआ है, जिसका अंतर्गत कोण ये बन रहा है। ये भुजा और ये भुजा का अनुपात और ये भुजा और ये भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो ये दोनों का अंतर्गत कोण ये बन रहा है। तो यहाँ पर होगा एस ए एस, तो एस ए एस से ये त्रिभुज समरूप होगा। अब देखो कोण बी बराबर कोण ई होना चाहिए, तो मेरा आंसर होगा सही, कोण बी बराबर कोण ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 21 नंबर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। देखो यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब होता है वैसा समकोण त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो। तो ये मान लो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, इसका नाम देते हैं ए बी सी, जिसका कोण सी समकोण है। दोस्त यहाँ ध्यान देना, यहाँ बोल दिया है क्वेश्चन में कोण सी समकोण है, तो हमको यहाँ पर कोण सी लेना पड़ेगा। अपने मन से हम कुछ नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ ए दिए तो यहाँ दे दो बी। अब बोल रहा है कि दिखाने कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो सिंपल याद रखना है कि हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। और ध्यान देना है दोस्त कि ए बी स्क्वायर बराबर, हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पर कि ये दोनों ए सी और बी सी बराबर है। तो ए सी की जगह पर यहाँ बी सी की जगह पर हम ए सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दो ए सी स्क्वायर का ए सी स्क्वायर, और बी सी की जगह पर हम ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ लिख दो ए सी, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 ए सी स्क्वायर। देखो ये 2 ए सी स्क्वायर आ गया है। उसी प्रकार अगर हम ए सी की जगह पर अगर ये बी सी रख दें, क्योंकि दोनों बराबर है, तो मेरा प्राप्त होगा 2 बी सी स्क्वायर। लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑप्शन में मेरा ये दिया हुआ है, तो मेरा ये सही होगा। अगर ये रहता तो ये भी मेरा सही होता। नेक्स्ट देखते हैं। किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB है। बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचे हैं, एक इधर खींचे हैं और एक इधर खींचे हैं, 2 स्पर्श रेखा खींचे हैं। खींची गई स्पर्श रेखा P से खींचे हैं यहाँ A और यहाँ पर B। PA और PB के बीच का कोण 80 डिग्री है, इसके बीच का कोण 80 डिग्री है। तो बताना है कोण POA, यहाँ पर मिलाना पड़ेगा। तो
ओ ए बताना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि स्पर्शरेखा और त्रिज्या एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। और अगर हम इसको इधर भी मिला दें तो ये दोनों त्रिभुज, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, ये त्रिज्या तो ये त्रिज्या, और ये भुजा क्या होगा, ये भुजा यहाँ पर कॉमन हो रहा है। तो आर एच एस से दोनों समकोण त्रिभुज है, तो आर एच एस से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। इसलिए ये कोण बराबर ये कोण होगा, तो ये पूरा 80 है, तो ये मेरा होगा इधर वाला कोण 40 डिग्री। जब ये 40, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये मेरा 40, ये 90, तो 130, तो ये मेरा अकेला कितना होगा, 150 होना चाहिए, तो 50 कितना होगा, 50 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, दिया हुआ 23 नंबर। 23 नंबर जो है दोस्त, ये मेरा पाइथागोरस पर आधारित है, पाइथागोरस प्रमेय पर। ध्यान दें इसको अगर ध्यान देते क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर दो बिंदु DE इस प्रकार है कि DE समांतर BC। ये मेरा त्रिभुज है ABC और AB तथा AC पर दो बिंदु इस प्रकार है कि जिसका नाम है D तथा E, और ये दोनों एक दूसरे समांतर है। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। तो इसका होगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। तो चलो मान बैठा दो। तो AD कितना दिया हुआ है, AD बटा DB कितना दिया हुआ है, 3/1, तो 3/1 लिखते हैं। फिर AE कितना दिया हुआ है, 6.6, चलो 6.6 लिखते हैं। उसके बाद EC नहीं दिया हुआ है, EC पता करते हैं। जब हम EC पता करेंगे दोस्त, यहाँ देखो यहाँ कैलकुलेशन कर रहा है, जब हम EC पता करेंगे तो EC को इधर भेज दो और 3 को इधर लेते आओ। तो EC बराबर जो मेरा होगा वो होगा 6.6 का 6.6, और 3 इधर आएगा तो कट जाएगा, 2 बार में 2.2। तो EC बराबर मेरा आया 2.2 आया है। लेकिन दोस्त यहाँ ध्यान देना है कि मेरा जो है यहाँ पर EC का मान नहीं पूछ रहा है, यहाँ मेरा AC का मान पूछ रहा है। तो AC बराबर, यहाँ ध्यान दो, AC बराबर क्या होगा मेरा, AE जोड़ EC, AE जोड़ EC। तो AE मेरा कितना दिया हुआ है, देखो 6.6, और EC अभी निकाला कितना आया मेरा 2.2, कितना आया देखो यहाँ पर 2.2 आया है। तो ये होगा मेरा 2.2, और पूछ रहा है मेरा AC, तो दोनों जोड़ देंगे तो होगा 8.8। तो इसका आंसर होगा दोस्त, इसका आंसर होगा 8.8। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है मेरा वो है, नेक्स्ट देखो बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद यानी T10। तो क्या होता है सूत्र हम लोग जानते हैं, +n-1 × D। तो ये यहाँ पर क्या है, जो पहला पद है वो A कहलाता है 8, n-1 यानी 10 में से n मेरा क्या है 10, 10 में से घटाएंगे 9, और D कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ 2 लेते हैं, 9 दूनी 18 और 8 जोड़ेंगे, 18 8 कितना होगा 26। इसका आंसर होगा 26। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात करें। मूल दिया हुआ है 2, तो k का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं जब उसका मूल दिया है तो मूल को हम अगर उस समीकरण में रखेंगे, यानी मूल को x की जगह पर रखेंगे तो उसका मान 0 आएगा। चलो मूल को इसमें रख दो, तो मूल रखेंगे कितना, 2x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का 2, k का पता नहीं, k निकालना है। x कितना, x के यहाँ पर क्या रखेंगे 2, क्योंकि मूल यानी x का मान, तो x के यहाँ पर क्या रखेंगे 2 रखें। +4 का +4 बराबर कितना होना चाहिए 0, क्योंकि मूल रखने पर उसका मान अपने आप 0 हो जाता है। अब इसको हल करो, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 के +4 बराबर 0। अब 4 और 4 कितना होगा 8, और ये 8 को उधर भेजेंगे तो 4 के बराबर जो मेरा होगा दोस्त -8 होगा। अब k का मान निकालेंगे तो -8, ये 4 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा तो होगा मेरा कितना -2। तो इसका आंसर होगा दोस्त, देखो यहाँ ऑप्शन नंबर B -2। यदि हम नेक्स्ट का बात करें, समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, तो मान लो कि nवां पद जो है मेरा शून्य है। अगर nवां पद शून्य होगा तो यानी Tn बराबर मेरा कितना, nवां पद शून्य का मतलब क्या, Tn बराबर कितना होगा 0। अब जब हम जानते हैं कि Tn बराबर मेरा क्या होता है A + n-1 × D, और Tn यानी nवां पद शून्य है, यानी Tn बराबर कितना है मेरा दोस्त 0, और A मेरा कितना है, A मेरा 21 है। और n-1, जब n हमको पता ही नहीं है तो क्या n-1 को तो n-1 लिख देंगे, और D कितना देखो D मतलब
होता है दो लगातार पदों का अंतर, और दो लगातार पदों का अंतर यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, इधर से नहीं करना इधर से करना, 18 में से खींच जाएगा तो मेरा कितना होगा -3। जब इसको हम करेंगे तो करेंगे तो यहाँ ध्यान दो, सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ a प्लस यहाँ प्लस होगा, 21 इधर आएगा तो मेरा होगा 21, और ये -3 यहाँ पर गुना में, जब ये -3 इधर आएगा तो होगा भाग में, इधर बच जाएगा मेरा n-1, और जब इसको माइनस से माइनस खत्म, 3 छोक 18, ये माइनस जब इधर आएगा तो हो जाएगा +1 और n का n, तो n बराबर आ रहा है इस तरह मेरा 7वां पद, n बराबर क्या आ रहा है 7वां पद। तो कौन सा पद शून्य है, तो मेरा 7वां पद शून्य, सॉरी दोस्त 3 सती 21 होगा, 3 सती 21, तो मेरा इस प्रकार 8वां पद शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है कि मूल निम्न में से कौन है, यहाँ मूल पूछ रहा है, तो आप लोग तो इसका हल 9 में भी बहुत किए होंगे। इसका जो हल करेंगे कैसे करते हैं इसका हल करने दो तरीका है, एक तो हम डी निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस रूट, ये सूत्र से मूल बराबर -b प्लस माइनस √100d बटा 2a से, अगर लेकिन एक दूसरा है तोड़ दो छोड़ दो पर निकालते हैं। बीच वाला किस तरह तोड़ना है कि ये वाला आप लोग सीखे होंगे, चलो 27 नंबर हम बताते हैं। क्या है 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। इसका हल होगा जो दोस्त, इसका आंसर निकालेंगे तो पहले फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं, जब फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो मेरा 12 दूनी 24 होगा, x² का x² होगा, और चिन्ह सहित गुना करना है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस होगा। अब इस तरह इसको तोड़ना है, बीच वाला को इस तरह तोड़ना है कि घटा है तो घटाने पर 5x और गुना करने पर 24 आना चाहिए। तो तोड़ के देखो 2x², इसको हम तोड़ सकते हैं 8 और 3 में, 8 या 24, 8 में 3 जाएगा तो 5 आ रहा है ना, तो इसको तोड़ सकते हैं 8x में और 3x में। अब बात आता है दोस्त कि यहाँ कौन चिन्ह दे, प्लस यहाँ दे कि यहाँ माइनस दे। जब घटाने की बात रहेगा दोस्त तो याद रखना है कि बीच वाला चिन्ह बड़ा साथ देना है, तो यहाँ बड़ा साथ होगा बीच वाला चिन्ह, था यहाँ पर अपने आप से होगा माइनस, और -12 का -12। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा देखते हैं, इसमें 2 कॉमन हो रहा है और x भी कॉमन हो रहा है, तो 2 और x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा मेरा x, और जब यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4, और x बाहर निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 4 का 4 बचेगा। यहाँ पर कोई क्या कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन ले लो, इसमें भी 3 है, 3 × 12 इसमें भी 3 है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ मेरा बचेगा x, और माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और 3 × 12। अब क्या करेंगे, ये दोनों के साथ लिखते हैं, जानते हैं आप लोग ये दोनों के साथ लिखते हैं, तो 2x - 3 को 2x - 3 के साथ लिखें, और ये दोनों के बदली एक ठो और लिखते हैं इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। जब इसके बराबर 0 लिखेंगे तो 2x - 3 बराबर 0, एक बार x + 4 बराबर 0। ठीक है, अब जब इसका हल करेंगे तो क्या होगा, 3 इधर जाएगा तो 3 प्लस में, 2 इधर आएगा तो गुना में है तो भाग हो जाएगा, और यहाँ हल करेंगे तो 4 इधर जाएगा तो मेरा -4 होगा। अरे कौन सा आंसर मिल रहा है, ये तो नहीं दिया हुआ है, मेरा दिया हुआ है -4, तो ये -4 दिया हुआ है, तो बराबर होगा -4। अब हम एक शॉर्ट वीडियो बताते हैं कि कैसे पता करना है। तो ध्यान देना है, ये चारों का मान हम यहाँ x के यहाँ पर रखेंगे, जिसका मान रखने पर इसका मान पूरा समीकरण का 0 आ जाएगा, वो मेरा मूल होगा। तो 0 रखो, 0 यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 12 बच जाएगा। चलो 1 रखो, 1 रखेंगे यहाँ पर तो 2 का 2 और 5 का 5, 5 2 7, 7 में 12 जाएगा तो मेरा बचेगा -5, इधर जाएगा तो मेरा 5 ही होगा, इसमें भी 0 नहीं आ रहा है। -4 रख के देखते हैं, -4 रखेंगे तो 4 × 16, 16 दूनी 32, और यहाँ पर रखेंगे -4 तो यहाँ पर होगा 5 25, तो 32 में से जब 25 घटेगा तो मेरा आएगा कितना, 32 में से यहाँ पर होगा जब -4 रखेंगे तो मेरा 5 × 20 होगा, सॉरी 5 × 20 होगा, और 32 में से जब 20 घटेगा तो +12 आएगा, और 12 में से जब 12 घटेगा तो मेरा 0 आ जाएगा। यानी ये मान जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 27 का C। नेक्स्ट देखते हैं, ये पूछ रहा है कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है। हम अभी पढ़े थे कि अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, तो माइनस का माइनस, b मेरा क्या है तो x के साथ जो गुना होता है b, तो b मेरा यहाँ -2 है, तो यहाँ लिखो -2, और माइनस पहले से भी है और एक माइनस फिर लिखें तो हो जाएगा ये मेरा प्लस, और a मेरा कितना है, x² के साथ जो गुना होता है वो होता है a, तो x के साथ कुछ गुना नहीं है तो मेरा 1 गुना है, तो 1 लिखे हैं। जब x से 2 भाग देंगे तो मेरा आएगा 2, तो इसका आंसर होगा 2, B नंबर सही। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, ये तो सूत्र है sin 90 - a बराबर cos a, sin 90 - a बराबर मेरा cos तो होता है, cos 90 - बराबर sin a होगा, tan 90 - a बराबर cot a होगा, cot 90 - a बराबर tan a होगा, sec 90 - a बराबर cosec a होगा, और cosec 90 - a बराबर sec a होगा।
निम्न से कौन सेक के बराबर है? सेक के बराबर क्या होता है? 1 cos से। तो खोल लो 1 cos से कहाँ है? 1 cos से। tan बराबर क्या होता है? 1 cot है। sin बराबर क्या होता है? 1 cos के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा है 31 नंबर, बोल रहा है इसका मान ज्ञात करो। तो हम लोग का 44 डिग्री का मान तो पता नहीं है, क्योंकि ये तो हम नहीं ऐड किए हैं। 46 डिग्री का मान भी नहीं ऐड किए हैं। तो याद रखना है दोस्त, जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो ये दोनों को जोड़ के देखना। अगर 90 पूर गया तो उसका मान हल हारत में 1 होना चाहिए, 1 होगा। तो जोड़ के देखो 44 और 46 जोड़ेंगे तो मेरा 90 पूर रहा है। जब 90 पूर रहा है तो सिंपल, जब 90 पूरा तो उसका मान देना है 1। ठीक, और ये 100% सही होगा। ठीक है ना। ऐसे निकालने का तरीका है कि ऊपर वाला या नीचे वाला किसी एक को बदल दो तो ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है ना। लेकिन हम ऑब्जेक्टिव मार रहे हैं तो इसी तरह हम जल्दी कर सकते हैं। ठीक है ना। ये दोनों जोड़ना, अगर 90 पूर जाएगा तो 90 पूरेगा तो उसका मान 1 होगा। ये देखते हैं 2 cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, तो 2 का 2 लिखो। और कोस कितना डिग्री मान, कोस 60 डिग्री मान कितना होता है? कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2। और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 कट जाएगा, तो आएगा मेरा 2। तो इस तरह आ रहा है 1/2, 1/2। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर मेरा है अब 33। इसमें भी वही करना है। अगर ये दोनों जोड़ने पर 90 आ जाएगा, क्योंकि 20 का मान पता नहीं है, 70 का मान हमको पता नहीं है, तो देखना है अगर ये दोनों जोड़ने के बाद 90 आ जाए तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो इसका आंसर होगा डी सही। लेकिन बनाने कैसे बनाते हैं इसको? तो किसी एक को बदल देते हैं। जब किसी एक को बदल देंगे तो कोस में हो जाएगा, तो होगा साइन को थीटा पर कोस थीटा बराबर 1 होगा। लेकिन हम शॉर्ट बता रहे हैं कि ये दोनों तो मान हमको पता नहीं है, तो ये दोनों जोड़ने पर अगर 90 आएगा तो इसका मान हमेशा 1 होगा। तो इसका होगा डी का 1 सही। नेक्स्ट देखते हैं, किसी त्रिभुज एबीसी में जहां कोण 20 समकोण है, यदि AB बराबर 12, समकोण त्रिभुज है, AB बराबर दिया हुआ है 12 और BC बराबर दिया है 5, बना दो ABC त्रिभुज ABC। और AB बराबर मेरा दिया हुआ है 12 और BC बराबर मेरा दिया हुआ है 5, और AC का मान पूछ रहा है। AC का मान तो ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण उसका बराबर लंब उसका पर आधार उसका, लंब उसका 144, 12 को सेट करेंगे तो 144 होगा, और 5 का सर्च करेंगे तो मेरा 25 होगा, जोड़ेंगे तो 169 आएगा, 169 का वर्गमूल करेंगे तो मेरा होगा 13। आप लोग तो ये अच्छी तरह जानते होंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं, ये बोल रहा है कि कोट ए का मान बताने बोल रहा है। तो दिया हुआ है क्या मेरा, वो लिखो 5 sin A बराबर दिया हुआ है 8 cos A, और मेरा पूछ रहा है कोट ए का मान। तो हम जानते हैं कोट ए बराबर क्या होगा, cos A बटा sin A, यानी कोस से ऊपर रखना है, साइन ए को नीचे करना है। तो सिंपल है, साइन ए को नीचे करने के लिए हम इसको इधर ले जाएंगे। और चलो तो 8 को इधर लेकर आओ, तो इधर होगा 5, उधर होगा 8 जब इधर आएगा तो ये नीचे हो जाएगा। देखो यहाँ पर जब 8 इधर आएगा तो ये नीचे हो जाएगा, और साइन को इधर नीचे भेजना है, क्योंकि कोस का सूत्र होता है साइन नीचे में। साइन को इधर ले जाएंगे तो ऊपर में बचेगा कोस ए और नीचे बचेगा साइन ए। तो कोस ए बटा साइन ए को बोलते हैं हम कोट ए। तो कोट ए बराबर मेरा हो गया 5/8। इसका आंसर होगा डी सही। कोट 60 डिग्री मान, तो कोट 60 डिग्री मान हम लोग जानते हैं। कोट 60 का मान कितना होता है? कोट 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है? सॉरी, कोट 60 का मान होता है 1/√3, 1/√3। नेक्स्ट देखो 38 नंबर दिया हुआ है क्या, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंबे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो छाया की लंबाई होगी। देखो एक खंबा है और इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 6 मीटर, और सूर्य जो है इसके साथ बना रहा है, उन्नयन कोण हो रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो देखो ये खंबे की ऊंचाई दिया हुआ है, हम लोग को बताना क्या है, ये छाया की लंबाई। तो P दिया हुआ है, B बताना है, तो हमको लगाना है क्या, PB किस में आता है, 10 में। तो 10 लगाओ, तो 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, P बटा B। P कितना है 6, और B कितना है नहीं पता है, इसको मान लो A, इसको B, इसको C, तो BC लिख दो। B नहीं पता है तो B का लिख दिया हम BC। और इसको हल करेंगे 10 60 का मान होता है कितना, √3, और 6 का 6 और BC का BC, और BC निकालना है, BC किधर भेज दो, √3 किधर भेजते हैं। तो BC बराबर मेरा होगा दोस्त 6/√3। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर हर में रूट के रूप में नहीं रहता था। परिमेकरण कर दो, तो परिमेकरण कैसे करते हैं, जो नीचे संख्या है उसी से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो 6√3 होगा यहाँ पर, और √3 × √3 मेरा होगा 3, काट देंगे तो मेरा आएगा 2√3। तो 2√3 कहाँ है मेरा, देख लो ये 2√3 ये आंसर होगा। फिर बोल रहा है मेरा क्या, 39 नंबर, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर से त्रिज्या होगा। तो याद रखना अर्धवृत्त का परिमाप यानी अर्धवृत्त का परिधि। तो अर्धवृत्त का जो परिधि होता है वो होता है R × पाई + 2, ये होता है अर्धवृत्त का परिधि। अब मान इसमें बैठा दो, तो इसका मान जो दिया हुआ है यहाँ देखते हैं, हल करते हैं। यानी 36 दिया हुआ, 36 परिधि दिया हुआ है। परिधि का सूत्र क्या होता है, R × पाई + 2, ठीक है ना। 36 है 36, R मेरा दिया हुआ है 7 और पाई + 2, पाई का मान क्या होता है 22/7, और 2 का
2, और जब इसको जोड़ेंगे दोस्त तो होगा मेरा यहाँ कोई नहीं तो 1 होगा। 7 1 का एलसीएम मेरा कितना होगा 7 होगा। 7 से 7 में भाग देंगे तो ये 1 आएगा। 1 से 22 में गुना करेंगे 22 होगा। 1 से 7 में भाग देंगे 7 होगा। 7 से 2 में गुना करेंगे कितना होगा 14 होगा। और इधर 7 गुनाम है तो 7 गुनाम लिखेंगे। इधर 36 का 36 लिखेंगे। अब 22 × 40 कितना होगा 22 + 14 कितना होगा 36 और 7 का 7 और यहाँ भी बच रहा है मेरा 7। सॉरी यहाँ त्रिज्या नहीं दिया था, आर का आर ही रहेगा। आर हमको पता करना था। अब हम देखते हैं दोस्त ये 36 ये साइड भी है और 36 ये साइड में 36 कैंसिल हो जाएगा और जब 7 ये साइड जाएगा तो आर बराबर मेरा होगा 7। इसका आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर उसका है तो इसका व्यास बताया था। आप लोग इसको निकालिएगा काफ़ी जे पार उसका बराबर 54 रखिएगा तो आर का जो मान आएगा मेरा आएगा 7। इसी तरह बोल रहा है एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, जब व्यास 28 सेंटीमीटर तो त्रिज्या होगा 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो बेलन के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल बताएं तो बेलन का जो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 7 और आर का यहाँ पे निकालना 14 रखना है, लिखना है 20। आप लोग निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1760। ठीक है। अब बोल रहा है एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या अर्धगोला बोल रहा है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो याद रखना है अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर पाई का मान नहीं रखा है, पाई तो मेरा पाई है, मैं तो पाई का मान नहीं रखना है। 3 का 3 और पाई का पाई और आर यहाँ कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 कितना होगा 49। कितना होगा 49 और जब 49 गुना 3 करेंगे तो मेरा आएगा 147 और पाई का पाई तो आएगा 147 पाई। तो 147 पाई कहाँ पर है यहाँ इसको मार दो। दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। क्षेत्रफल में होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है आर का स्क्वायर होता है। तो जब भी त्रिज्या का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उसका वर्ग कर देना है। तो 2 दूनी 4 3 तिहाई 9। कोई किसी का भी चाहे वृत्त का हो या अर्धवृत्त का हो या बेलन का हो या शंकु का हो या गोला का हो, किसी का भी जब त्रिज्या दिया रहेगा और उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो उसको हमेशा स्क्वायर कर देना है। ठीक है ना। तो यहाँ का 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9। नेक्स्ट देखते हैं मेरा है यदि किसी त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप थीटा और त्रिज्या आर है तो चाप की लंबाई। देखो दोस्त चाप की जो लंबाई होता है मेरा वो होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। तो देखो ये कहीं नहीं दिया हुआ है, यहाँ सब गलत दिया हुआ है। अगर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 से इसको काटेंगे तो होगा 180 और इसको जब लिखेंगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं पाई आर थीटा का पाई आर थीटा बटा 180। लेकिन नहीं तो ये वाला दिया हुआ है नहीं तो ये दिया हुआ है तो इसको सुधार लेना है आप लोगों को। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 2 3 4 5 6 की माध्यिका निकालने के हम लोग बताते हैं कि माध्यिका निकालते समय हम लोग क्या करते हैं जो दिया हुआ है संख्या उसको हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो यहाँ देखो बढ़ते क्रम में सजा हुआ है तो जो बीच में संख्या होगा बिल्कुल बीच में जो संख्या होगा वो होता है माध्यिका। तो बिल्कुल बीच में संख्या क्या है 4 है तो ये 4 होगा इसका मेरा माध्यिका। फिर 46 नंबर मेरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो याद रखना प्रायिकता जो है मेरा 0 से छोटा नहीं हो सकता यानी माइनस वाला संख्या मेरा प्रायिकता नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता यानी प्रायिकता जो मेरा 0 छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। तो देखते हैं यानी 0 और 1 के बीच में जो आएगा वो होगा और 0 भी होगा 1 भी होगा। तो 0.9 0 1 के बीच में ये होगा। 0.7 मेरा 0 1 के बीच में आ रहा है ये होगा। 0.8 मेरा 0 1 के बीच में आ रहा है ये होगा। लेकिन 1.5 जो देखते हैं दोस्त ये मेरा 1 से बड़ा हो रहा है और प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं होता है और 0 छोटा नहीं होता है तो ये मेरा यहाँ पर 1.5 जो है ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह बराबर होता है क्या निम्न पद जोड़ उच्च पद बटा 2। तो ये दोनों जोड़ना है 2 से भाग देना है तो 20 और 10 30 30 में 2 से भाग देंगे आएगा मेरा 15। कितना आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त यहाँ पर है आप लोग का क्या बोल रहा है किसी आरेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। तो किसी आरेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात करने की जो विधि है वो है त्वरण द्वारा जो माध्यिका ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पासा को फेंकने पर 5 आने पर आता है। 5 पासा में कितना 5 जो होता है कितना होता है 5 कितना बार होता है पासा में। तो 5 का जो होता है पासा में मेरा 1 ही 5 होता है तो 1 लिखेंगे। हम लिखते हैं ऊपर में क्या लिखते हैं प्रायिकता निकालने के लिए ऊपर लिखते हैं संभावित मान बटा कुल मान। तो 5 मेरा पासा को फेंकेंगे तो उसमें कितना पास होता है 1 5 होता है तो 1 लिखें। और कुल कितना होता है कुल होता है 1 2 3 4 कुल कितना संख्या होता है 6 होता है तो 6 नीचे लिखेंगे। यानी 5 आने प्रायिकता जो होगा मेरा दोस्त 1/6 होगा। चाहे 5 का पूछे प्रायिकता कितना होगा तो 1/6। 1 आने प्रायिकता कितना होगा 1/6। 2 आने प्रायिकता कितना होगा 1/6। 3 आने प्रायिकता कितना होगा 1/6। 4 आने प्रायिकता कितना होगा 1/6। 5 आने की प्रायिकता कितना होगा 1/6। 6 आने प्रायिकता कितना होगा 1/6।
नेक्स्ट देखते हैं, अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है तो लाल रंग के रानी होने पर आता क्या है। देखो दोस्त, रानी मेरा जो ताश में जो होता है कुल 52 पत्ता होता है। कितना होता है? 52 पत्ता। उसमें से रानी जो मेरा वो 4 होता है, बादशाह मेरा 4 होता है, इक्का मेरा 4 होता है, गुलाम मेरा 4 होता है, सब 4-4 होता है। लेकिन उसमें दो काला रंग का रानी, 2 लाल रंग का रानी, 2 काला रंग का राजा बादशाह, 2 लाल रंग के बादशाह, 2 काला रंग का इक्का, 2 लाल रंग के इक्का, 2 काला रंग का गुलाम, 2 लाल रंग का गुलाम। यहाँ पूछ रहा है लाल रंग के रानी, तो लाल रंग के रानी तो होगा 4, लेकिन लाल रंग के रानी होगा 2, तो संभावित मान हो गया 2। और कुल कितना पत्ता होता है? 52 नीचे लिखेंगे तो काटेंगे इसको, आएगा मेरा 1/26। तो ये होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी सही। तो इस प्रकार मेरा ये खत्म हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, बताएं कि आप